एकाधिकार में एआर कर्व और एमआर कर्व कैसा होता है? ऐसी टेबल अगर आपको दी हुई हो तो सबसे पहले अपन एआर याद करते हैं और एमआर याद करेंगे, तब एआर का फॉर्मूला क्या होता है? एआर अपॉन राइट। देखो 10 9 6.67 लिख सकते हो, 6.67 5 3.20 और 1.66 या 67। इस एआर कर्व को देखो एक बार, एआर कर्व का स्लोप देखो क्या कह रहे हैं, इसकी जो डेटा दे रखे हैं वैल्यू दे रखी है। मोनोपोलिक मार्केट है, उसके अंदर 10 टीआर 18 20 20 16 और 10 है, यानी मोनोपोली में टीआर इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, राइट है। नहीं याद होना चाहिए। एआर कर्व की टेबल को अपन चेक कर रहे हैं तो क्या ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है? कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज लगातार कम हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो नहीं। हाँ लगातार, जैसे 10 से 9 नहीं, रेशियो नहीं बोला मैंने, अनुपात शब्द नहीं बोला मैंने कहा ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है क्या? अगर कंटिन्यू डिक्रीज होगी तो डायग्राम की डिक्रीज होगा, राइट है भाई, डायग्राम में तो डिक्रीज होगा। मेन पॉइंट यहां पर डायग्राम में चल रहा है। आपने परफेक्ट कंपटीशन में एआर कर्व को टेबल को देखा, कर्व बनाने के लिए कांस्टेंट ही था तो फट आपने लाइन खींच दी कैसे, ये लो। लेकिन यहां पर अगर दिमाग के पिक्चर क्लियर हो गया कि ये डिक्रीज ही होता है और डिक्रीज लगातार कम हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की हो रहा है। हमेशा अगर डिक्रीज होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव स्लोप किसको बोलते हैं और नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं? अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं या प्राइस एंड क्वांटिटी है, सपोज कीजिए कि आपके पास P और Q दोनों हैं, अगर ये दोनों साथ साथ बढ़ते हैं साथ साथ घटते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं और साथ साथ घट रहे हैं, यानी P इंक्रीज तो क्वांटिटी इंक्रीज, P इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, P डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज। इस सेट को पॉजिटिव से बोलते हैं, धनात्मक संबंध है ये। कैसा होगा? धनात्मक। लेकिन आप अभी टेबल पढ़ रहे हो, एक से पहले ऐसा होता है P इंक्रीज Q डिक्रीज, P इंक्रीज वो डिक्रीज। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब नेगेटिव सेट होता है, उसका ऋणात्मक स्लोप होगा, उसका ढाल होगा। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर बोलता हूं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपए है तब उसकी मात्रा 4 रुपए है, राइट है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 6.67 रुपए होगी तब उसकी मात्रा घटकर, राइट है। P इंक्रीज तो Q क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। यदि आपकी मान लीजिए वस्तु की कीमत घटकर 3.20 हो गई तब क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई।
क्या ऐसी कंडीशन हो रही है? यदि ऐसी कंडीशन है कि जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है, उसकी मांग मात्रा 10 यूनिट के बराबर है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाती है, तब उसकी मांग मात्रा 5 हो जाती है। और जब वस्तु की कीमत 10 से 8 रुपए जाती है, तब मांग मात्रा 10 से 12 हो जाएगी। विपरीत संबंध हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, प्रतिलोम बोलते हैं देवी, और सिंपल लैंग्वेज में अपोजिट रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको। और ये कंडीशन क्या है हमारी है, तो स्मोक कैसा होगा? इस कंडीशन का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, और इस कंडीशन का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। कैसे? 10 10 ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज 10 से 12 हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई और 10 से 10। मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं, तो यहाँ पर भी प्लस का लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एरो चिन्ह ऐसा लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसा लगा रहा हूँ। इन दोनों का मतलब इंक्रीज इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पर 10 की जगह मैं ऐड लगा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। इंक्रीज की जगह क्या होगा? यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, माइनस होगा। और जब सप्लाई करोगे, अगर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा तो ऐसा ही होगा, तो सप्लाई हमेशा पॉजिटिव तरफ में होती है और डिमांड हमेशा नेगेटिव। तो ये टेबल को देखने के बाद लग रहा है कि एआर कर्व मोनोपोली में क्या है? डिक्रीज है, नेगेटिव स्लोप है, राइट है। तो निश्चित रूप से डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर होगा, राइट है। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो उसकी मात्रा में भी परिवर्तन। अब यहाँ पर एमआर याद करें, जब यूनिट 1 दी हुई हो, क्वांटिटी 1 दी हुई हो, तब हम एमआर कर्व ज्ञात करते हैं। तो पहला कॉलम खाली नहीं होता है, एमआर का भी नहीं होता है, एमसी का भी नहीं होता है, एमयू का भी नहीं होता है, एमटी का भी नहीं होता है। एम शब्द की जहां बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 10 माइनस 0, तो वाले को क्या मानेंगे? 0। फॉर्मूला सबको पता है कि एमआर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज टीआर अपॉन चेंज। दूसरा फॉर्मूला भी सबको पता है, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस। क्या होगा? 10 मैं लिख दूं 2 0 माइनस पावर माइनस 6। देखो देखो सही है, इसमें सही है तो आपको समझ में आएगी कि हमने जो ज्ञात किया वो सही है गलत है। नहीं है तो पूछ लेना, विशेष तौर से तुम दोनों पूछ लेना, क्योंकि बाकी जुड़े हुए हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर हम एक साथ ही एआर और एमआर मोनोपोली का डायग्राम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर डीपली नहीं पढ़ना है। इस लेसन में केवल आपको जानकारी दी गई कि एआर कर्व कैसा होता है, एमआर कर्व कैसा होता है, राइट है। तो देखो भाई, मैंने कहा एआर कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है उसका ढाल, लेकिन एमआर कर्व का ढाल कैसा होगा? स्लोप देखो ये 10 8 2 0 -4 और -6। बताओ सुनील बाबू, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा? धनात्मक ऋणात्मक, ये नेगेटिव स्लोप होगा, राइट है। क्या एआर कर्व ओएक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा? एआर कर्व एआर नहीं करेगा। क्या एमआर कर्व करेगा? यस सर, राइट। एमआर कर्व जब नेगेटिव हो सकता है, और ये नेगेटिव कैसे होता है, इसका क्या समझ? ये नेगेटिव क्यों हुआ? एमआर कर्व नेगेटिव क्यों हो रहा है? एमपी कर्व भी नेगेटिव होता है, एमयू कर्व भी नेगेटिव होता है,
ऐसा क्यों? एम का मतलब मारिजिनल होता है, सीमांत शब्द होता है। एम का मतलब मारिजिनल होता है। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू याद कर रहे हैं, सीमांत संप्राप्ति या सीमांत आगमन पढ़ रहे हैं, तो इसको एक सिंपल लाइन बोलेंगे कि जब एकत्रित साधन का प्रयोग करने पर या एकत्रित क्वांटिटी मात्रा का प्रयोग करने पर आपके जो टीआर है उसमें क्या परिवर्तन है। और परिभाषा तो ये है ना, टीआर चेंज टीआर अपॉन चेंज यू। चेंज यू का मतलब ये होता है कि फर्स्ट मिनट के बाद सेकंड मिनट का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज है कि विकास को भूख लग रही है, क्यों भूख लगी और बस खाने की आवश्यकता है। पहली चपाती खाता है, इसको बड़े घबराहट में खाएगा, बहुत ज्यादा इसको भूख लग रही है, पहली चपाती खाएगा, इसको संतुष्टि बहुत अच्छी मिलेगी, फिर दूसरी खाएगा, फर्स्ट सेटिस्फैक्शन सपोज के 10 की फुल होगा, फिर सेकंड चपाती खा रहा है, थर्ड खा रहा है, फोर्थ खा रहा है, इसकी बॉडी की कैपेसिटी है 4 चपाती। पांचवें आपने 3 चपाती इस टेबल पे होगी, चौथी भी खा लेता है तब मामला ज्यादा खराब नहीं होता। लेकिन और उसको खिला दिया आपने, उल्टियां चालू हो जाएगी और फिर और खिला दिया तो और एकदम हो जाएगी। जैसे जैसे तुम किसी वस्तु की मात्रा को ग्रुप में बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसका संतुष्टि का स्तर कम होता जाता है। आपने ये रिकॉर्ड में एड्रेस है, वो पहली बार पहनते हैं कितना सेटिस्फैक्शन होता है, कितने लोगों को बताते हैं, क्या दूसरी बार बोलते हैं 10 बार पहनने के बाद बोलते हैं, तो संतुष्टि का तो स्तर क्या हुआ, कभी होगा या ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे कम होता है। एक बार हमेशा घटेगी, एक बार तो बड़ी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, वो कम होती है, और कम होती है तो जीरो की होगी। पहली चपाती में इसको 10 के बराबर मिला, दूसरी में 8 के बराबर संतुष्टि मिली, तीसरी में 2 के बराबर मिली। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर जीरो और फिर माइनस यानी मोनोपोली कंपटीशन के अंदर क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, हमारा एमआर डिक्रीज होता है, फिर जीरो होता है और फिर नेगेटिव होता है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर। ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, हर में बनते हैं। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, टीपी एंड एमपी। क्वेश्चन बनता है रिलेशन बिटवीन पीसी एंड एमसी, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, बोला था मैंने वहां पर भी, दोनों में रिलेशन होता है। और रिलेशन एसी एंड एमसी में भी होता है, रिलेशन एपी एंड एमपी में होता है, रिलेशन एयू और एमबी में भी होता है। तो रिलेशन यहां पर टीआर एंड एमआर में भी हो रहा है। देखो फर्स्ट पॉइंट बिगिनर चार्ट को देखिए, आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, टीपी मैक्सिमम है, जब टीपी मैक्सिमम है, टीपी अधिकतम होती है, तब एमपी जीरो हो जाता है, फिर एमआर। जब टीआर मैक्सिमम होता है तब एमआर भी जीरो हो जाता है, राइट। जब टीआर डिक्रीज होता है तब एमआर नेगेटिव हो जाता है, जब टीआर में इंक्रीज होता है तब एमआर क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट क्या। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, समझ बैठा कुछ। प्रारंभ में जब
टी आर बढ़ रहा है तब एम आर घटता है, जब टी आर अधिकतम होता है तब एम आर 0 हो जाता है, और जब टी आर घटने लग जाता है तब एम आर ऋणात्मक होता है। इंक्रीज डिक्रीज, मैक्सिमम 0, डिक्रीज नेगेटिव, राइट। ये किस पे रिलेशन था? टी आर एंड एम आर का। कौन सा कंप्यूटेशन, कौन सा मार्केट? राइट है। तो अब इसका करो तो अपने आप बन ही जाएगा, आपके सामने बन जाएगा। 0 y x टी आर एंड एम आर, और यहाँ पर देखो सामने कैसे बनाना है, लाइन फैल दो, ऐसे लाइन फैल दो, सोचने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स लिख देना। अब हमेशा याद रखना कि लाइनें तो हमने डिक्रीज करती लिख दी। सपोज कीजिए कि आपको डायग्राम ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं, ऐसे, राइट। अब हमें याद होना चाहिए कि ए आर का रूप होता है क्या एम आर होता है। यहाँ तो दिख रहा है आपको, यहाँ तो दिख रहा है, कौन सा होगा? ए आर का रूप होगा एम आर कर्व, हमेशा एम आर वक्र के ऊपर ए आर होगा, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ए आर ऊपर और एम आर। परफेक्ट कंपटीशन को छोड़कर कोई सा भी कंपटीशन हो वहां पर ए आर कर्व ऊपर होता है, एम आर कर्व नीचे होता है। परफेक्ट कंपटीशन को छोड़कर सभी मार्केट्स के अंदर, कंपटीशन के अंदर ए आर और एम आर का स्लोप नेगेटिव होता है, और बाकी में कैसा होगा? ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। बाकी कौन सा बचा? एक ही बचा। कौन सा बचा? परफेक्ट कंपटीशन। करो नोट। विकास नेक्स्ट क्या है? हो गया नोट? अपनी बुक में देखो, अपनी बुक में देखो, मोनोपोली जहां लिखा हुआ है वहां से लेकर मोनोपोली का एंड होता है। देखो देखिए, मैंने जो बोला वो युक्ति है क्या? और मैंने बोला बुक में लिखा हुआ है, आपके दिमाग में क्या सही सेट हुआ नहीं हुआ? देखो देखो, केवल एकाधिकार की बात कर रहा हूं मैं। टेबल चेक कर लो, डेफिनेशन चेक कर लो, और इनका रिलेशन चेक कर लो।
दीपिका जहाँ पढ़ रही है वहां की बात कर रहा हूँ, मैं उस पेज नंबर की बात कर रहा हूँ। वही तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, नेगेटिव एंड जीरो, डिक्रीज एंड नेगेटिव, ये चीज लिखी हुई है वहां पर। तो क्या आपने क्लियर हो गया? रटना नहीं है, हमें खुद इस डायग्राम को देख के खुद बनाना है कि टेबल के हम खुद ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसमें कि पहले हम उसको स्पीड से बढ़ा देंगे टीआर को, फिर उसको मैक्सिमम कर लेंगे, स्पीड बढ़ा के फिर थोड़ा सा धीरे बढ़ा दो, फिर मैक्सिमम कर लो, फिर कांस्टेंट कर दो। मैक्सिमम करके कांस्टेंट करेंगे तभी हमारे लोग और उसके बाद उसको डिक्रीज करो। अपने आप ये आर निकल जाएगा, अपने आप का निकल जाएगा। ये आर कर्व हमेशा अनऑर्डर के ऊपर होता है, राइट। ए आर कर्व इक्वल टू प्राइस कर्व होता है, याद है मुझे लैंग्वेज। औसत आगम वक्र कीमत वक्र होता है। ए आर कर्व इक्वल टू डिमांड कर्व, यानी औसत आगम वक्र मांग वक्र भी होता है। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैंने कहा था अपने मार्केट की जो टाइप्स है, यहाँ पर मार्केट्स के टाइप खूब सारे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस लेसन की बात कर रहे हैं तो पहला टाइप क्या था? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा क्या आया? मोनोपोली। अब तीसरा आता इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात है। अब इम्परफेक्ट के अंदर भी खूब सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? जो आपने नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, उन दोनों का मिश्रण होता है इसमें, राइट है। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो प्रकार आता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। क्या आता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बोल सकते हैं, प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, राइट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये क्या होता है? मैंने बताया कि फैन होता उषा कंपनी का ही होगा। ये एग्जांपल मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी दिया है, मोनोपोली में भी दे दिया कि जो गुड्स एंड सर्विस होती है उसकी साइज में कोई चेंज नहीं होता है, राइट है। सेम साइज होगी, दोनों में डिफरेंस था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में। डिफरेंस बिटवीन है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको दोनों की डेफिनेशन पता है आप तुरंत याद कर सकते हैं। डेफिनेशन में परफेक्ट कंपटीशन में क्या था और मोनोपोली में क्या था, दोनों का देख लो, अपने आप अंतर प्राप्त हो। अब यहाँ पर अपन फर्स्ट ले रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कहते हैं कि वस्तु और सेवाओं के क्रेता अनेक हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं, और वस्तु की कीमत में परिवर्तन जरूर होगा। मैंने वहां कहा था कि वस्तु समरूप होती है, जो गुड्स एंड सर्विस होती है उसकी सेम साइज होती है, लेकिन यहाँ पर अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन में जाएंगे तब आपकी गुड्स हो चाहे सर्विस हो वो समरूप नहीं होगी, सेम साइज की, उसमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, राइट है। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपकी वस्तु की जो साइज है, उसका कलर है, उसका शेप है, उसका डिजाइन है, वो सब के सब क्या होंगे? चेंजेबल। फॉर एग्जांपल इन मार्कर, ये जिस कंपनी का मेरे पास है दूसरी कंपनी वाला भी मार्कर में से कैसे रखता है, तीसरी कंपनी वाला भी ऐसे ही रखता है, राइट है। आज की कंपनियां हैं वो खूब सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना ब्रांड, अगर एक ही ब्रांड लॉन्च करती है तब तो उसका मार्केट अलग होगा,
लेकिन अगर मोबाइल कंपनी की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, चेक की बात करते हैं, किसी की कर लो, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस हमें दिखाई देती है उन सबको देख लो एक बार, और देखने के बाद देख लो कि संसार में क्या एक ही कंपनी इनको बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्या एक ही कंपनी बनाती है? अगर एक ही नहीं बनाती है इसका मतलब वर्तमान में न तो परफेक्ट कंपटीशन है और न ही मोनोपोली। कौन सा कंपटीशन है वर्तमान में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप मान रहे हैं? अरे समझ रहे हैं कि ये चीज यही है वर्तमान में, क्या नहीं है बताओ? ऐसा भी एक भी ब्रांड बता दो मेरे को किसी गुड्स एंड सर्विस कि सर मुझे ये याद है कि सब सारे उसमें एक ही कंपनी बनाती है, बताओ। अरे खाने के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं, उसके ही ब्रांड अलग अलग होते हैं। तो बाकी अगर प्रोड्यूसर किसी वस्तु को तैयार करता है उसकी तो कंपनियां पूछ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्क देख लो, अभी भी लॉन्च में है मास्क, पहले डॉक्टर लगाया करते, अपन जानते हैं कि मास्क है। और अगर सेम साइज, सेम लुकिंग, सेम कलर हो तो मान लेना कि कंपटीशन कौन सा है मां, लेकिन आप अपने आप में तय कर लेना कि कौन सा लगा क्या है, कौन से कलर का। अरे कलर अलग अलग है, डिजाइन अलग है, इसका मतलब मार्केट कौन सा बोल रहे हैं। तो बाकी चीजें तो हम जमाने हो गई यूज लेते हैं, नई चीज भी लॉन्च इसकी मानते हैं, इसका मतलब मार्केट कौन सा बेटा? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसमें क्या होता है कि वस्तु के क्रेता अधिक होते हैं और विक्रेता भी अधिक होते हैं। क्रेता तो सब में अधिक होंगे, अनेक होंगे, लेकिन एकाधिकारात्मक में अधिक होते हैं, अनेक नहीं बोले लेकिन अधिक होते हैं। और वैसे देखा जाए सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो पार्ट्स आता है मोनोपोलिस्टिक, दोनों की में पहली लाइन सेम होती है। मैंने बात कहा था बाजार में वस्तु की क्रेता और विक्रेता अनेक होते हैं, आप यहाँ पर भी ये बोल सकते हो, क्योंकि आपने खुद ने महसूस कर लिया कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं मार्केट में खूब सारी कंपनियां उसको बनाती हैं और खूब बनाते हैं खूब उसको बेचती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बाजार में जो बेचने वाली विक्रेता है वो क्या है, अधिक है या कम है? ज्यादा ही है। अरे ग्राहक तो आप कहीं भी चले जाओ सब जगह मिलेगा। दूसरा पॉइंट, वहां समरूप वस्तु होती है, यहाँ समरूप नहीं होती, यानी उसमें किसी न किसी कंपनी का परिवर्तन हो, चाहे वो उसके कलर का हो, चाहे साइज का हो, और चाहे उसके किसी न किसी रूप में पार्ट्स के परिवर्तन हो, लेकिन काम तो नहीं करेगी। काम तो क्या करेगी? ये मार्केट में चला रहा हूँ इस सेल में, ये भी यही मार्केट में काम करेगा, दूसरा भी करेगा। और बाजार में सारे कस्टमर को सभी ब्रांडों का नॉलेज तभी होता है, क्या बताओ? जाएंगे तभी मालूम चलेगा इस प्रोडक्ट क्या होता है। और यदि मान लीजिए एक ही कंपनी बनाने वाले तो सबको मालूम रहेगा कि प्रोडक्ट एक ही होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यदि आपने ये चीज तय कर ली तो इसका टीआर कर्व भी वैसा ही होगा, टीआर कर्व भी वैसा ही होगा और एमआर कर्व भी वैसा ही होगा। देखो देखिए इसकी टेबल देख लो। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक की तरफ जाओ, मोनोपोलिस्टिक जहां लिखा है वहां से चेक करो एक बार, एकाधिकारात्मक लिखा हुआ वहां पर तो देख क्या कह रहा है। और जहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा हुआ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता लिखी है उसके ऊपर एक टेबल बनी है, उसको भी देखो। उस टेबल में लिखा हुआ बेटा टीआर, क्यों लिखा हुआ सबसे पहले, फिर टीआर लिखा हुआ है, फिर एआर लिखा हुआ है, फिर एमआर लिखा हुआ है। देखो देखिए वो भी क्या कह रहे हैं, क्या हमारे को ये आ रहे हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को।
प्रॉब्लम है इसके अंदर एक लिखा हुआ है ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, मोर देन इलास्टिक की बात कर रहा हूं, अधिक लॉसदार की बात कर रहा हूं मैं, मोर देन इलास्टिक की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर भी ये चीज मालूम होना चाहिए, ईडी ग्रेटर देन 1 क्या होता है, तभी समझ में आएगी नहीं। क्या आपको टेबल क्लियर है इसकी? देखो टेबल आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके जस्ट पेज को चेंज करोगे तो इसका एआर और एमआर दोनों बना हुआ देखो, देखिए मिल गया, दोनों का स्लोप नेगेटिव है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना, सेम बना हुआ है। मैंने कहा मोनोकोलिनियर इसका सेम बना हुआ है, मैंने यहाँ छोटा सा बना के दिया, ऐसा भी बन सकता है क्या? एआर का ऊपर है, एआर का नीचे, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, राइट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो एआर कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो उसमें जो लॉच होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। मैंने आपको कहा था ईडी और ईडी के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार ईडी इक्वल टू इंफिनिटी पढ़ लिया, दूसरा प्रकार ईडी इक्वल टू 0 भी मैंने बताया था। इन दोनों को समझने का सबसे सिंपल कारण भी मैंने आपको बता दिया, यदि किसी का सेट ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब इनफिनिटी होती है, और ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब 0 होती है। ऐसे वाला ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे वाला ईडी इक्वल टू 0। तो ये किसके पैरेलल हो गया? ओ वाई एक्सिस के पैरेलल। ये किसके पैरेलल हो गया? ये ओ एक्स के समानांतर हो गया, ये ओ वाई एक्सिस के समानांतर। ऐसा कैसे? इसका एग्जांपल पी और क्यू लिखेंगे, छोटी सी टेबल बना लेता हूं याद रखने के लिए, 10 10 10 और 20। यहां बनाता हूं मैं पी और क्यू, 10 20 10 10। जब इस क्वेश्चन का ईडी याद करोगे और इसका ईडी याद करोगे, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर इंफिनिटी। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आंसर सेम है। क्लियर है? बताओ ये दोनों चीज आ जाएगी। हालांकि लेसन में जाएंगे तब डीपी और पढ़ लेंगे, लेकिन यहां प्रॉपर्ली बात कर रहा हूं। अब ये कह रहा था ईडी ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है, हमें तो अभी इसी पॉइंट पे लेंगे। तब ईडी ग्रेटर देन 1 क्या होता है, इसकी चर्चा आपके पास होनी चाहिए। कोई बता सकता है ईडी ग्रेटर देन 1? किसी ने व्हाट्सएप पे दे इसके डेफिनेशन लिखी हो या उसका एग्जांपल भी लिखा हो। मैंने कल बताया था कि कीमत लॉस की परिभाषा, प्राइस लॉस की परिभाषा में एक लाइन बोली थी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब उसकी मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है। चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, चेंज क्यू परसेंटेज अपॉन चेंज पी परसेंटेज। इसकी डेफिनेशन बन रही है इसके अकॉर्डिंग भी कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन होता है तब उसकी मांग मात्रा में भी प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। ये कहां से कनेक्टेड है? कि डिमांड से कनेक्टेड है। अभी मैंने कहा था पी इंक्रीज तब क्या होगा? डी डिक्रीज होगा, सॉरी क्यू डिक्रीज होगा।
आज पी डिक्रीज, जहां इनवर्स रिलेशन होगा, विपरीत संबंध होगा, वहां नेगेटिव स्लोप। अब यहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आपके क्वेश्चन का आंसर 1 से अधिक होना चाहिए। प्रश्न में ऐसा एग्जांपल लो जिसके अंदर आंसर 1 से अधिक आएगा, राइट है, तब तो आप तय कर सकते हैं। अब देखो मैं एक लाइन बोलता हूं, 5 लाइन बोलूंगा, 5 एकदम, पांचों में मुझे बताना है कि कौन सा एग्जांपल ईडी ग्रेटर देन 1 का हो। पहला पॉइंट बोल रहा हूं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन 10 से 20% हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्राइस में नो चेंजेबल हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में चेंजेबल हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तब आपकी लॉस कौन सी होगी, इलास्टिसिटी कौन सी होगी? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। जब किसी वस्तु की कीमत में 10% से 20% परिवर्तन होता है, यानी प्राइस में जो चेंजेबल होगा 10 to 20 हो सकता है, 10 to 5 भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंक्रीज हो, मैं नहीं कह रहा हूं डिक्रीज हो, मैं कह रहा हूं चेंजेबल हो सकता है, तब उसकी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब क्या होगा? ईडी इक्वल टू दोगे। नंबर 3, जब किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में भी 10% परिवर्तन हो जाए, ईडी बराबर रहेगा आपका आंसर इक्वल टू कि प्राइस में चेंजेबल 10% हो रहा है, तो क्वांटिटी में भी चेंजेबल 10% हो रहा है, सेम रेशियो हो रहा है। इसकी मैं लाइन बोलता हूं कि जब किसी वस्तु की कीमत में समानुपातिक परिवर्तन होता है, समानुपातिक परिवर्तन होता है, तब उसकी मांग मात्रा में भी समानुपातिक परिवर्तन हो जाता है, यानी 10% 10%। इसका मतलब ईडी इक्वल टू, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, इकाई लोच, इकाई लोच। जब किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन करने पर उसकी मांग मात्रा में 8% परिवर्तन हो, आपने जो प्राइस है उसमें 10% इंक्रीज किया, तब उसकी क्वांटिटी में 8% डिक्रीज हो गया, यानी चेंजेबल कंडीशन इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ईडी लेस देन 1, क्या बोलेंगे? ईडी लेस देन। फिर लास्ट एग्जांपल अब आ जाएगा आंसर, अब समझ गए होंगे क्या होगा। मैं बार बार 10 ले रहा हूं, 10 से 10 क्या ब्रेक हो गया, 10 से 8 आया तो डिक्रीज हो गया, लेस देन 1 हो गया, 10 से अबव कर दो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये क्या था आपने इलास्टिसिटी के टाइप्स, इधर प्राइस इलास्टिसिटी जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, उनमें था ईडी ग्रेटर देन 1। अब देखो मैं यहां पर 5 डायग्राम बना के रखूंगा, पहले 3 डायग्राम देता हूं मैं आपको, उसके बाद चर्चा करेंगे। डी बी डी बी डी और डी, देखो देखो बेटा सबके शेप तो चेंजेबल है, क्या सभी के शेप में चेंजेबल है क्या? मैं यहां पर
एक लाइन और भेज रहा हूँ क्योंकि आपने व्हाट्सएप के जरिए इस चीज को पढ़ी है। देखो आप सब में अलग अलग दे रखे हैं। अब यहाँ पर अपन इलास्टिसिटी तय कर रहे हैं लोड्स की। ईडी इक्वल टू 1 कहाँ होगा, ईडी लेस देन 1 कहाँ होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 कहाँ होगा। क्योंकि 0 और इंफिनिटी का तो आपने डायग्राम देख लिया, सिर्फ रूप से बने कहते हैं कि जो OX के कलर होता है तो OY के कलर होता है। लेकिन यहाँ पर अपन तीनों डायग्राम में तय करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बोल दिया, एग्जांपल बोलने के बाद ही मैंने डायग्राम बनाया। आपने नहीं बनाया होगा देख के व्हाट्सएप पे, वो फिर नहीं देखा होगा, लेकिन मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको कहाँ लागू हो रहा है। ओके, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखो देखो दिख रहा है। देखो देखो क्या क्या होगा। यदि किसी भी डायग्राम में जो आपका कोण की बात करते हैं 45 डिग्री का कोण बन रहा है, वह है ईडी इक्वल टू 1 हो। बताओ कौन सी में बन सकता है? अपन OX के टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। OX एक्सिस के टच कर सकते हैं। देखो ये कौन सा होगा। बताओ 45 डिग्री का एंगल काम होगा। बच्चों की आवाज आ रही है जो कि सर फर्स्ट नंबर का डायग्राम है। ये ए डायग्राम, ये बी डायग्राम, ये सी है। थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे, लेसन का एंड होगा तब तक ये सारी चीजें पूछेंगे तुमसे, तब दिक्कत नहीं है। बेटा जो प्राइस है वो 10 से 20 हो रही है, रेशियो 10 कम हो रहा है। जो क्वांटिटी वो जस्ट हाफ हो रही है। क्या रेशियो 50-50 सेम चल रहा है? अनुपात की बात कर रहा हूं। ये यहाँ का डायग्राम और यहाँ का देखो, ये सेम हो, अगर ये 50% 50% इंक्रीज हो रही है, 50% डिक्रीज हो रही है, सेम रेशियो में ईडी इक्वल टू 1। तो एक बात पी और क्यू लिखता हूं, पी और क्यू में 10 10 20 और 5। ये फॉर्मूला लगाओ, ईडी इक्वल टू चेंज टू अपॉन चेंज पी इनटू पी 0 अपॉन क्यू। नॉट करो तक आंसर निकालोगे क्या आ रहा है।
वन आंसर नहीं आएगा। यार निश्चित नहीं है। चलो आप निकालो। इसको तो लगोगे 5 और 10। अब निकालो। बताओ क्या लिखा।